Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोटोजोन वाला जो सेगमेंट है उसका आखिरी टॉपिक है, जिसमें हमने दो किस्म के ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करना है कि व्हाट आर एक्टिनोपोड्स, व्हाट आर एपिकॉम्प्लेक्स। तो एक्टिनोपोड को बुक में अगर देखें तो दोनों को फोरामेनिफेरेंस और एक्टिनोपोड को इकट्ठे ही मेंशन किया गया है। तो एक्टिनोपोड और फोरामेनिफेरेंस ऑलमोस्ट उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, लेकिन अगर अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए एक्टिनोपोड पे तो आप लोगों ने इस तरह लिखना है, जैसे यहाँ मैंने अरेंज करके लिखा है। सबसे पहले एक्टिनोपोड जितने भी वो सारे यूनिसेलुलर हैं, और ये बात तो आमतौर पे हर किस्म के प्रोटोजोन के लिए की जा सकती है कि वो ऑल आर यूनिसेलुलर। उसके बाद एक्टिनोपोड भी फोरामेनिफेरेंस की तरह शेल्स बनाते हैं, और ये मैरीन प्रोटोजोन्स हैं, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, और इनके शेल्स को टेस्ट्स भी बोलते हैं, टेस्ट कवरिंग को कहा जाता है। और इनके सेल की कंपोजिशन ये थोड़ा सा फ़र्क है, यहाँ ऑब्जेक्टिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है कि फोरामेनिफेरेंस का जो शेल है वो कैल्शियम से मिलके बना है, लेकिन एक्टिनोपोड का जो शेल है वो सिलिका से मिलके बना है। आगे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट वही है जो हमने फोरामेनिफेरेंस में डिस्कस किया था, जो लास्ट लेक्चर हमारा है, कि इसमें बाहर शेल होता है और शेल में पोर्स होते हैं। इस पोर में जो सेल मेम्ब्रेन है वो साइटोप्लाज्म को लेके बाहर निकली होती है। तो सेल मेम्ब्रेन का बाहर निकला हो पोर्शन जिसमें साइटोप्लाज्म भी आया हो तो वो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन कहलाता है। ऐसे ये बाहर निकली होती, ये ऐसे बाहर निकली होती, और इस बाहर निकलने की वजह से यानी आप कह सकते हैं शेल के अंदर कुछ पोर्स होते हैं, और उन पोर के ज़रिए से साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए से बाहर निकला होता है, तो आर एक्सटेंडेड। तो इनको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, कि ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर निकले हुए पोर्शन है जिसमें साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, और बाहर निकल के ये एक बड़ा सा नेटवर्क बनाते हैं। और उस नेटवर्क की अहमियत ये है कि वो स्टिकी नेचर होता है, बाहर कुछ म्यूकस ये रिलीज़ करते हैं, वो स्टिकी नेचर होता, और इस स्टिकी होने की वजह से और एक नेट जाल बनने की वजह से दैट इंटेंगल्स द प्रे, यही वो नेटवर्क है जो शिकार को पकड़ता है। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है ये एक आपस में जुड़ के स्टिकी नेट बनाते, एक जाल सा बनाते हैं, और यही जाल प्रे को पकड़ने में हेल्प करता है। उसके बाद लोकोमोशन सोडोपोड्स के ज़रिए से होती है, जैसे अमीबा में सोडोपोड बनते हैं, फोरामेनिफेरेंस में सोडोपोड्स बनते हैं। एग्जांपल में रेडियोलेरियन, ये इसकी एग्जांपल आती है, अक्सर एमसीक्यूज में पूछ ली जाती है, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जिस चीज़ में भी सिलिका होगा वो ग्लासी अपीयरेंस शो करेगा, एक ग्लास शीशे की तरह की अपीयरेंस शो करेगा। अच्छा, उसके बाद अगले जो ऑर्गेनिज्म है वो है एपिकॉम्प्लेक्सन। तो एपिकॉम्प्लेक्सन में जितने भी प्रोटोजोन्स हैं वो सारे पैरासाइटिक हैं। जैसे इसकी बेस्ट जो कॉमन एग्जांपल है वो प्लाज्मोडियम है, और प्लाज्मोडियम मलेरिया काज करता है, ठीक है। उसके बाद लोकोमोशन, इनमें कोई ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन नहीं होता, तो ये अपनी बॉडी के फ्लेक्सिंग से मूव करते हैं। जैसे खुदा ना खास्ता किसी की टांगे कट जाएं, किसी के बाजू कट जाएं, तो अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के ज़रिए से मूव करते हैं। तो इसी तरह ये अपने सेल्स की फ्लेक्सिबिलिटी के ज़रिए से फिर मूव करते हैं। इनको इस तरह की मूवमेंट को हम कहते हैं फ्लेक्सिंग मूवमेंट। अच्छा, उसके बाद होस्ट। तो होस्ट के बारे में याद रखना है कि हमेशा इनके एक से ज़्यादा होस्ट होते हैं, और लाइफ का एक हिस्सा ये एक होस्ट में गुजारते हैं, लाइफ का दूसरा हिस्सा ये दूसरे होस्ट में गुजारते हैं। और जब ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जा रहे होते हैं तो ये स्पोर्स के ज़रिए से ट्रांसमिट होते हैं। यानी आप कह सकते हैं ये मोर देन वन होस्ट रखते हैं, स्पेंड वन पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन वन होस्ट एंड अदर पार्ट इन अदर होस्ट, और ट्रांसमिटेड एज ए स्पोर। एट सम स्टेज ऑफ लाइफ देयर डिवेल्प स्पोर एंड ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट होस्ट। तो जैसे यहाँ आपकी बुक में एक लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया दिया हुआ है, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। अच्छा, जब हम मलेरिया की लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो इसमें मलेरिया का जो लाइफ साइकिल है, मलेरिया होता है जिस ऑर्गेनिज्म के ज़रिए से, उसका नाम है प्लाज्मोडियम।
ठीक है, मलेरिया बेसिकली ये जो नाम रखा गया, मैल कहते हैं ख़राब को, एरिया हवा को कहा जाता है। चूँकि पुराने ज़माने में ये मलेरिया ख़राब हवा की वजह से फैलता था, तो इस वजह से आप कह सकते हैं इसका नाम मलेरिया रखा गया, ख़राब किस्म के एनवायरनमेंट की वजह से फैलता था। तो मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है वो अपना साइकिल 2 किस्म के होस्ट में कंप्लीट करता है। या आप समझ लें कि ये सपोज मॉस्किटो की बॉडी है, ये सपोज ह्यूमन बॉडी है। तो ये मच्छर और ह्यूमन बॉडी में अपना लाइफ साइकिल क्या करता है, कंप्लीट करता है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमने अभी एक बार डिस्कस की, जब ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसमिट होते हैं तो ये स्पोर बना के ट्रांसमिट, और इनके स्पोर को स्पोरोजोइट कहा जाता है। यहाँ से हम काम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप, प्लाज्मोडियम स्पोर्स बनाते हैं। इसको स्पोरोजोइट क्यों कहा जाता है, जोइट, चूँकि जितने भी प्रोटोजोन है वो सारे एनिमल लाइक हैं, तो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट चूँकि स्पोर्स बनाते हैं, इस वजह से वर्ड इस्तेमाल किया गया स्पोरोजोइट्स। तो उसके बाद सबसे पहले ये जो स्पोरोजोइट है जो प्लाज्मोडियम के बने हैं, जो फीमेल बॉडी ऑफ मॉस्किटो के अंदर बने हैं, जिसको एनोफ्लेज कहा जाता है। तो जो एनोफ्लेज मच्छर जो फीमेल होगा, ये बेसिकली फीमेल ही क्यों बाइट करता है, मेल बाइटिंग नहीं करता, काटता नहीं है, उसकी वजह ये है फीमेल को एग प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि फीमेल की बॉडी में फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, तो फीमेल को एग प्रोडक्शन के लिए प्रोटीन चाहिए। तो वो प्रोटीन यूजुअली हमारे हीमोग्लोबिन से लेता है जो ब्लड में होती है, इस वजह से उसको ब्लड चाहिए होता है अपनी एग प्रोडक्शन के लिए। तो प्लाज्मोडियम एज ए स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट की शक्ल में इंटर द ह्यूमन बॉडी में इंटर होता है बाई बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो, जिसका नाम है एनोफ्लेज। तो यानी आप कह सकते हैं कि स्पोरोजोइट ह्यूमन बॉडी में इंटर होगी, और स्पोरोजोइट हैं किसके, प्लाज्मोडियम के। उसके बाद ये जो स्पोरोजोइट है ये लीवर में इंटर होते हैं, और लीवर में ये डिफ्रेंशिएट होके ख़ास किस्म के मोटाइल सेल्स बनाते हैं जिनको मीरोजोइट कहा जाता है। तो ये प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होगा, ह्यूमन के लीवर में कंप्लीट होगा, कि स्पोरोजोइट ब्लड के ज़रिए से डायरेक्ट लीवर में जाएंगे, और लीवर में वहाँ डेवलपमेंट होगी, और डेवलपमेंट के बाद कौन से सेल्स बनेंगे, मीरोजोइट्स बनेंगे। अच्छा, मीरोजोइट सेल फिर लीवर से बाहर ब्लड में आ जाते हैं, और ब्लड में यहाँ 2 डायरेक्शन में साइकिल कंप्लीट करते हैं। यानी जैसे मैंने एक एरो दिखाया है कि ब्लड में रेड ब्लड सेल्स को इफेक्ट करते हैं, और रेड ब्लड सेल को इफेक्ट करके 2 तरह के रिजल्ट निकलते हैं। इस वजह से मैंने 2 स्टेप, ये दूसरा स्टेप है, स्पोरोजोइट इंटर द लिवर एंड डेवलप इनटू द मीरोज। तीसरे स्टेप को हमने 2 पोर्शन में डिवाइड किया, 3A 3B। मतलब क्या है कि यहाँ 2 किस्म के प्रोसेस हो रहे होंगे। मीरोजोइट निकलेंगे, इन्फेक्ट द रेड ब्लड सेल्स, ये मीरोजोइट इन्फेक्ट द रेड ब्लड सेल। फिर जो ही ये रेड ब्लड सेल में इंटर होंगे ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते। जैसे पहले 1 इंटर हुआ तो यहाँ 5 बने। अब जो ही काफ़ी सारे मीरोजोइट बनते हैं तो ये मीरोजोइट रिलीज हो जाते हैं, और हर मीरोजोइट एक अलहदा से रेड ब्लड सेल को इफेक्ट करता है। जैसे यहाँ 5 निकले हैं, तो पहले 1 सेल था, अब कितने सेल्स हो जाएंगे, 5 सेल्स हो जाएंगे। अब ये सारे इसमें चला गया, इसमें चला गया, इसमें चला। अब यहाँ भी ये मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेल को फाड़ देंगे, फिर उसमें 5 के बजाय आप कहते हैं 50 बनेंगे, 50 के बजाय फिर 500 बनेंगे, फिर 5000, फिर 5 लाख, ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा। और मे भी पॉसिबल है कि हमारे ब्लड का मिलियंस ऑफ रेड ब्लड सेल फटना शुरू हो जाए। तो मीरोजोइट इन्फेक्ट द रेड ब्लड सेल्स वेयर इट इज़ मल्टीप्लाइड। तो ये रेड ब्लड सेल में जाएंगे, वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, रेड ब्लड सेल बर्स्ट, रेड ब्लड सेल फटता है, न्यू पैरासाइट आर रिलीज, नए पैरासाइट रिलीज होते हैं। न्यू पैरासाइट इन्फेक्ट अदर रेड ब्लड सेल, जो न्यू पैरासाइट है वो अदर रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट करेंगे, प्रोसेस, और ये प्रोसेस बार बार चलता जाए। अच्छा, जब ये काम हो रहा होता है फिर हमारी बॉडी में मलेरिया के सिम्टम अपीयर होते हैं। जैसे हम सिम्टम ऑफ मलेरिया की बात करें, सिम्टम ऑफ मलेरिया की बात करें तो व्हेन ईच रेड ब्लड सेल्स, जब हर रेड ब्लड सेल फटता है, न्यू पैरासाइट्स आर रिलीज, उसकी वजह से नए पैरासाइट रिलीज होते हैं। न्यू पैरासाइट इन्फेक्ट अदर रेड ब्लड सेल्स, वो अदर दूसरे रेड ब्लड सेल को इफेक्ट करते हैं। बर्स्टिंग ऑफ मिलियन ऑफ रेड ब्लड सेल, अचानक ही साइमल्टेनियसली लाखों की तादाद में रेड ब्लड सेल का फटना
प्रोड्यूसेस द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, ये मलेरिया के सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे चिल, कपकपी सी तारी हो जाती है, सर्दी लगना शुरू हो जाती है, बुखार तेज़ हो जाते हैं। बुखार बेसिकली उन केमिकल्स, उन टॉक्सिन्स की वजह से प्रोड्यूस होता है जो मीरोजोइट्स वगैरह रिलीज़ करते हैं, और ये टॉक्सिन दूसरे ऑर्गन को भी जाके इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमारे लीवर को इफेक्ट करते हैं। इसी वजह से मलेरिया अगर खुदा ना खास्ता बिगड़ जाए तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर, इवन डेथ भी हो सकती। काफ़ी सारे लोगों की डेथ होती थी पुराने ज़माने में मलेरिया की वजह से। तो ये एक तो ये साइकिल कंप्लीट हुआ। अच्छा, दूसरी तरफ इसका दूसरा रूट क्या है कि ये जो मीरोजोइट है बजाय मल्टीप्लाई करने के ये डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाते हैं और ख़ास किस्म के सेल्स बनाते हैं जिनको मेल गैमेटोसाइट फीमेल गैमेटोसाइट कहा। ठीक है, तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन। तो दूसरा रूट क्या है, दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा काम क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ मीरोजोइट डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाएंगे इनटू नॉन पैथोजेनिक फॉर्म। और ये जो मेल गैमेटोसाइट्स हैं, फीमेल गैमेटोसाइट हैं, ये नॉन पैथोजेनिक फॉर्म है। नॉन पैथोजेनिक, ये नुकसान नहीं पहुंचाते, ये रेड ब्लड सेल को नहीं फाड़ते। तो फीमेल गैमेटोसाइट और मेल गैमेटोसाइट बनेंगे। अब ये फीमेल और मेल गैमेटोसाइट्स के साथ क्या हो, सपोज ये ह्यूमन बॉडी के अंदर काफ़ी सारे रेड ब्लड सेल फिर रहे हैं जिनमें मेल गैमेटोसाइट्स हैं, फीमेल गैमेटोसाइट। जब इस ह्यूमन बॉडी को दूसरा मच्छर काटता है खुराक लेने के लिए, ब्लड लेने के लिए, ब्लड मील लेने के लिए, कि ब्लड की खुराक लेने के लिए, तो ये वाले जो सेल्स हैं ये गैमेटोसाइट में चले जाते। और जाहिर बात है ये जो मॉस्किटो की बॉडी है वो रेड ब्लड सेल को तो डाइजेस्ट कर देती है, लेकिन ये वाले जो सेल्स हैं, ये जो मेल गैमेटोसाइट हैं, फीमेल गैमेटोसाइट हैं, ये बजाय डाइजेस्ट होने के मैच्योर हो जाते हैं मलेरिया में, सॉरी मॉस्किटो में। मेल गैमेटोसाइट मेल गैमेट बनाती है, फीमेल गैमेटोसाइट फीमेल गैमेट्स बनाती है। तो ये चौथा स्टेप है कि मैच्योरेशन ऑफ फीमेल गैमेटोसाइट एंड मेल गैमेटोसाइट। और किसकी वजह से, कौन से मेल गैमेट बनेंगे और फीमेल गैमेट बने। अच्छा, मेल गैमेट के लिए माइक्रो गैमेट का वर्ड भी इस्तेमाल, क्योंकि ये साइज में छोटा होता है, और फीमेल के लिए मेगा गैमेट का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, ये मैक्रो गैमेट का, क्योंकि ये साइज में हमेशा फीमेल गैमेट क्यों बड़ा होता है, क्योंकि इसने डेवलपिंग जाइगोट के लिए फूड को स्टोर करना है, इस वजह से फीमेल गैमेट का हमेशा साइज बड़ा रखा। अच्छा, ये फिर इंटर हो जाता है स्टोमिक ऑफ मॉस्किटो, वहाँ जाके फर्टिलाइजेशन होती है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, और जाइगोट मोटाइल बनता है। ये जो ही मोटाइल बनता है तो ये फ़ौरन ही जो मॉस्किटो की मिड गट है उसमें चला जाता है, और वहाँ मिड जाइगोट डिफ्रेंशिएटेड इनटू ओवोसाइट, ख़ास किस्म के सेल बनाते हैं जिसको ओवोसाइट्स कहा। तो ओवोसाइट्स मैच्योर होते हैं, जब फटते हैं तो काफ़ी सारे स्पोरोजोइट्स निकलते हैं। वो स्पोरोजोइट फिर मच्छर के सिलिवरी ग्लैंड में आते हैं, और मच्छर जब अगले इंसान को काटता है तो वो स्पोरोजोइट दोबारा इंसान की बॉडी में इंटर हो जाते हैं और अगला साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो ये लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम है, कि किस तरह मच्छर से ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमन से दोबारा मॉस्किटो के अंदर ये ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसको थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करें कि स्पोरोजोइट बाइट के ज़रिए से एनोफ्लेज मच्छर, स्पोरोजोइट इंटर होता है लिवर में, लिवर डिवेल्प होते हैं मेरोजोइट्स में, मेरोजोइट निकलते हैं, रेड ब्लड सेल को इफेक्ट करते हैं। यहाँ दो रूट चलते हैं, जो रेड ब्लड सेल में जहाँ मल्टीप्लिकेशन होती है, तादाद में इजाफा होता है, वो रेड ब्लड सेल फटते हैं, नए पैरासाइट रिलीज़ होकर न्यू ब्लड सेल को इफेक्ट करते हैं, और इस तरह प्रोसेस चलता जाता है और मिलियंस ऑफ रेड ब्लड सेल फट जाते हैं। और दूसरा रूट क्या है, बजाय फटने के मेरोजोइट एक नॉन पैथोजेनिक फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, जिसको मेल गैमेटोसाइट फीमेल गैमेटोसाइट। ये जब दूसरा मच्छर इस इंसान को काटता है, ब्लड खुराक की शक्ल में लेके जाता है, तो वो दोनों सेल मैच्योर होकर मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनाते हैं। तो फिर वो स्टोमिक में फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद वो जाइगोट बनता है, वो मोटाइल होता है, वो मूव करके चला जाता है मिड गट में, वहाँ डिफ्रेंशिएट होकर ओवोसाइट्स बनाते हैं। ओवोसाइट जब मैच्योर रप्चर फटते हैं तो स्पोरोजोइट रिलीज होते हैं, स्पोरोजोइट सिलिवरी ग्लैंड में, और सिलिवरी ग्लैंड के ज़रिए से फिर नेक्स्ट ह्यूमन के अंदर चले जाते हैं। तो ये हमारे पास है लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। तो बुक में जो डायग्राम बनी हुई है, ये सारे पॉइंट वहाँ
सिर्फ ड्रा किए गए हैं, तो मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। इसको आप लोग नोट्स की शक्ल में लिख कर अपनी जो बुक है उसके पेज पे लगा दें ताकि आप लोगों के लिए क्या हो, आसानी हो। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.